एलटी ग्रेड साइंस सब्जेक्ट की रणनीति कि एलटी ग्रेड में साइंस को किस तरीके से तैयार किया जाए। यहां पर एलसीआई फिजिक्स करके कमेंट आया था कि सर जी रणनीति बताइए, और सर्वेश ने भी कहा है कि रणनीति बता दीजिए साइंस की। तो आपकी जो साइंस की रणनीति है वो ये है कि आपको 7 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा अगर एलटी ग्रेड क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये आयोग कोई मामूली आयोग नहीं है, ये पीसीएस कराता है जो उसका अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है। तो रणनीति में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मूल्यांकन करना है, यानी जो एलटी ग्रेड का 2018 का जो पेपर हुआ है वो आपको प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के बाद उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ लगाना है। यानी 2018 का पेपर आप बहुत ही ईमानदारी के साथ लगाइए और ये एनालिसिस करिए कि आपके कितने नंबर आए। ये आपका सिलेबस है। अब बड़े तौर पे तो मैंने बहुत विस्तार करके तो सिलेबस नहीं लिखा क्योंकि मेरे में ही नहीं आता, जो बोर्ड है, तो मैंने सिलेबस के जो मुख्य टॉपिक हैं वो लिख दिए हैं, अंत के कुछ छोड़ दिए हैं, वो आप अपने नेट से देखकर नोट कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मैंने ये करा है। तो आपको करना क्या है, एलटी ग्रेड का पेपर लगाना है। पेपर लगाने के बाद ये देखना है आपके नंबर कितने आए, आप कितने पानी में हो। इससे आपको ये पता लगेगा आप 60% पानी में हो या 80% या 70% या 90% या क्या स्थिति है। हो सकता है आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो, आपको पढ़ने की आवश्यकता भी ना हो। तो ये सब कहां से पता लगेगा, इस एग्जाम से। इसके बाद दूसरा काम आप ये करिए, क्या करिए कि सिलेबस को याद कर लीजिए। देखिए जैसे सिलेबस है भौतिक का, यांत्रिकी, ऊष्मा, तरंग दोलन, प्रकाश की, तो इसके अंदर भी टॉपिक हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी एलटी ग्रेड की कि उन्होंने साइंस का जो सब्जेक्ट है वो खोल के दिया है, वो ओपन करके दिया है। अगर वो ओपन नहीं करते और पीसीएस जीएस की तरह लॉक कर देते भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, तो आपकी निश्चित ही समस्या हो जाती। उन्होंने इसके अंदर भी सिलेबस को खोल दिया है। सबसे अच्छा काम आयोग ने यही किया है कि सिलेबस को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, मैं लॉन्ग करता तो इसमें आ नहीं पाता। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को याद कर लेना है। और याद करने का मतलब है कि वो आपकी उंगलियों पर आ जाना चाहिए। पूरी तरीके से किस पे होना चाहिए, उंगलियों पे होना चाहिए। अगला काम आपको क्या करना है, कुछ बुकों का मटेरियल इकट्ठा करना है। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास लगभग 80% किताबें तो होंगी, थोड़ी बहुत उसमें ऐड और करना है। असल में जो किताबों का सिलेक्शन होता है या जो सामग्री है उसका सिलेक्शन होता है वो ऐसे नहीं होता है एक बार में, वो 2 बार में होता है। वो कितनी बार में होता है, 2 बार में। जैसे आप अगर अच्छे टेलर से अपना कोट पैंट सिलवाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपना नाप दे के आए और उन्होंने 3 पीस एक ही बार में बना दिया, ऐसा नहीं होता है। एक बार जब कोट पैंट बनता है, फिट होता है, दोबारा वो चेक किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, वो दोबारा से फिर थोड़ा सा करेक्शन होने जाता है। तो वैसे ही यहां पे हिसाब है कि एक बार तो आपको बुकें अपनी यहां इकट्ठी करना है और एक बार आपको यहां ऐड करना है। किसके अकॉर्डिंग, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अब करना क्या है कि आपने अपना मूल्यांकन कर लिया, आप कितने पानी में हैं। अब आपको कुछ बुकें आपकी टेबल पर होनी चाहिए। टेबल का मतलब समझते हैं, आपकी टेबल एलटी ग्रेड के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ये आपकी टेबल बनी हुई है तो इस टेबल पे यहाँ मैथ रखा है, यहाँ जीएस रखी है, यहाँ हिंदी रखी है, जे रखा है, वो रखा है, ऐसा नहीं। मान के चलिए आपका भौतिक का है मटेरियल, रसायन का है, तो एक हिस्से में क्या होना चाहिए, भौतिक की किताबें, और एक हिस्से में क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री किताबें। इन केमिस्ट्री के पास में यहाँ के पुराने साल के पेपर और इनके पुराने साल के पेपर, अब बीच में भी आप अपनी बुक्स रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या चाहिए, कुछ बुकें चाहिए। उन बुकों में कौन कौन सी बुकें चाहिए, तो सबसे पहले तो आप चूंकि अब एनसीईआरटी का ही पूरी तरीके से लागू जो है वो हो चुका है, तो आपको अब जब आप यहाँ पे इस लेवल पर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कक्षा 6, 7, 8 इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आप सीधे क्या करिए, आप जो है वो एनसीईआरटी की कक्षा 9 और आपको कौन सी चाहिए, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की बुक। कक्षा 12 की बुक आपको क्या है, आपके पास होनी चाहिए। यानी आपकी टेबल पे ये बुकें जो हैं वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपके पास ये बुकें हों। इसके बाद जो यूपी बोर्ड है, जो क्या है, यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड की भी आपके पास कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, कक्षा 11 की और कक्षा 12 की बुक होनी चाहिए। किसकी, यूपी बोर्ड की। इसके बाद आपके पास बीएससी 3 साल की, कितने साल की, 3 साल की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इन 3 साल की आपके पास क्या होने चाहिए,
फिजिक्स की और रसायन की बुक होनी चाहिए। यहां ध्यान रखिएगा, जो लोग साइंस से अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि बायो में नहीं उलझाया गया, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान नहीं उलझाया गया। आप सोच के देखो, अगर ये सब पढ़ना पड़ जाता और ये सिस्टम ही खत्म हो जाता जीव विज्ञान वाला, तो फिर कतई मरनी हो जाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फिजिक्स और रसायन से ही आपका मुकाबला है। तो बीएससी में फिजिक्स की और केमिस्ट्री की आपको क्या करना है, बुकें अपनी मेज पे लेके आना है। इसके बाद एमएससी लेवल पे आपको क्या करना है, दोनों ईयर की, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की, किसकी, फिजिक्स की और रसायन की। देखिए दो ही हैं, एक क्या है रसायन और दूसरा क्या है भौतिक। तो इसकी बुक आपको इतनी बुकें चाहिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए, कोई भी मार्केट में जो एलटी ग्रेड नाम से आपकी विज्ञान वर्ग की, यानी आपकी विज्ञान विषय की, वर्ग की नहीं, विज्ञान विषय की, आपको विज्ञान विषय की एक गाइड चाहिए। क्या चाहिए, गाइड चाहिए, जो बता सके आपको थोड़ा सा टॉपिकों के अकॉर्डिंग। होगी तो ये मार्केट की किताब, लेकिन आपको एक थोड़ा सा ठीक रहेगा यहाँ पे। और अगर कर सकें तो यहाँ पे नेट और जेआरएफ लेवल की आपको किसकी, फिजिक्स की, आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। फिजिक्स की और केमिस्ट्री की गाइड होनी चाहिए। तो इतना मटेरियल आपको अभी इकट्ठा करना है। कब इकट्ठा करना है, अभी इकट्ठा करना है। इतना मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद आपको क्या चाहिए, मटेरियल आ गया। अब अगर जैसा पढ़ोगे तो मारे जाओगे, ये तो उम्र लग जाएगी पूरी इसको पढ़ने में। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, आयोग के पुराने साल के पेपर। अब आपको पुराने साल के पेपरों में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एलटी के जितने भी 10 ईयर हैं, एलटी के 10 साल के या जो भी मतलब 4-5 पेपर हुए हैं वो आपको चाहिए। फिर आपको कौन से पेपर चाहिए, जीआईसी प्रवक्ता के चाहिए, वो भी किसके, अपने ही विषय के। अब जैसे जीआईसी प्रवक्ता तो सब्जेक्ट वाइज होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है, तो दोनों के ही ले आना है, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। क्योंकि वो जो 22-23 क्वेश्चन विशिष्ट आएंगे, जो कठिन आएंगे, वो एग्जामिनर यहीं से कट पेस्ट करेगा, यहीं से उठाएगा, जादू की तरह ये काम करेगा आपके लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी के पुराने साल के पेपर, किसके, साइंस के, जिसमें रसायन और भौतिक हो। इसके बाद अन्य राज्यों के, किसके, अन्य राज्यों के अभी आपको टीजीटी पीजीटी चाहिए। और इसी क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय जिसको कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी राजकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, विद्यालय, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होते हैं वो भी आपको 10 साल के चाहिए। और इसके साथ में क्या चाहिए, नेट जेआरएफ के आपको पेपर चाहिए, नेट जेआरएफ के आपके पेपर चाहिए। अब आप क्या करें, बहुत ठंडे दिमाग से आपको करना क्या है कि जो ये पेपर हैं इनको सॉल्व करना है, इनको हल करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ उस क्वेश्चन के आगे टॉपिक लिखना है। मान के चलो आपको पता लग गया ये टॉपिक ऊष्मा से है, या ये टॉपिक तरंग से है, या ये टॉपिक प्रकाशिकी से है, तो आपको एक तो ये उस क्वेश्चन के आगे लिखना है कि ये टॉपिक किस, ये जो क्वेश्चन आया है किस टॉपिक से, प्रकाशिकी से। अब प्रकाशिकी के अंदर भी किस टॉपिक से आया है, ये किससे है, अपवर्तन से है, परावर्तन से है, किससे है। तो इस कुल मिला के आपको एक तो मोटा टॉपिक ट्रेस करना है, उसके आगे लिखना है क्वेश्चन के आगे, और फिर उसका छोटा टॉपिक लिखना है। तो ये जो मटेरियल है इस पूरे में से क्या छटाना है, आपको टॉपिक, क्या लिखना है, टॉपिक, और टॉपिक के अंदर के भी टॉपिक पता लगाना है और उसके आगे लिख देना है। तब आपको क्या पता लगेगा कि एक तो वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और दूसरे जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। यानी इस पे एनालिसिस करने के बाद लगेगा भाई 1 महीने का समय, हल्के में मत लेना, खुल जाएगा भेजा कतई, माइंड कतई क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। एग्जामिनर की पूरी मानसिक स्थिति को आप पकड़ पाओगे, समझ पाओगे। तो ऐसी स्थिति में 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो जो आपके टॉपिक से होंगे, विशेष टॉपिक से होंगे, सिलेबस से होंगे, और एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको भी हम बाद में चर्चा करेंगे, जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। अब क्या करना है कि आपको ये तो पता लग गया कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। अब आपके पास क्या है कि आपको लगेगा कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो यहां पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यहां पे मैचिंग हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि साइंस विषय ऐसा है जहां लगातार रिसर्च हो रही है, तो हो सकता है वो किसी नीट के मटेरियल में मिल जाए, या किसी और
आपके किसी अन्य भर्ती परीक्षाओं के मटेरियल में वो टॉपिक मिल जाए या किसी एडवांस चीज में वो चीज जाके मिल जाए, तो अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में जब इतना हो गया तो जो टॉपिक आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं उनका ये पता लगाना है ये किन किन टॉपिकों से हैं। वो टॉपिक की सामग्री कहाँ मिलेगी, नेट पे मिलेगी या किसी विशिष्ट कोचिंग संस्थान में मिलेगी या नीट के सिलेबस में मिलेगी या किस किताब में मिलेगी या इंटरनेट पे मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी, उसको भी पकड़ के ऐड कर लेना है। इन किताबों में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद क्या करना है कि जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं उनके टॉपिकों के बारे में आपको पता लग गया। अब आपके पास दो तरीके के सिलेबस हैं, एक सिलेबस तो ये है जो उन्होंने दिया है और जिससे क्वेश्चन आए हैं, और एक वो सिलेबस है जो छुपा हुआ है जो आउट ऑफ सिलेबस है। चूंकि आपने क्वेश्चन पेपरों का पता लगाया, आपको क्वेश्चनों का पता लगाया, तो आपको आउट ऑफ पता लग गया, वो आपको यहां मिल गया। अब आपने क्या करा कि जो ये टॉपिक हैं और ये टॉपिक हैं इन किताबों पे हाईलाइट कर लिए। हाईलाइट दो चीजें करना है। अब जैसे ये है तरंग, तो तरंग कहां मिलेगा, 9 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, तो जिसमें मिला उस पर हाईलाइट कर लिया। अब आपका आधुनिक भौतिकी जहां मिल रही है वहां हाईलाइट कर लिया, यांत्रिकी जहां मिल रही है वहां हाईलाइट कर लिया। यानी जो आपकी बुक लिस्ट है, तो इसमें आप क्या करो, जो आपका सिलेबस है उसके मोटे मोटे टॉपिकों को क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, और जहां से क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी हाईलाइट करो। ये तरीका आपने कर लिया तो आपको सटीक पता लग जाएगा कि एग्जामिनर एनसीईआरटी उठा रहा है या यूपी बोर्ड उठा रहा है, वो बीएससी के मटेरियल से क्वेश्चन दबा रहा है या एमएससी के मटेरियल से दबा रहा है, या वो बाजारू किताब को पकड़ रहा है। बहुत आसानी से आप उसको ट्रेस कर पाओगे। इसके बाद आपको अपनी अलग अलग फाइलें बना लेना है, एक यांत्रिकी की, एक ऊष्मा की, एक तरंग की, एक प्रकाश की, एक विद्युत की। यहां से इन किताबों से वो पेज फाड़ना है जिसमें आपके टॉपिक हैं, और फाड़ फाड़ के अपनी इन फाइलों के अंदर पहुंचा देना है। कहां पहुंचाना है, फाइलों के अंदर पहुंचाना है। यानी देखिए यहां ऐसा नहीं है कि विद्या की बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किताबों का कुछ नहीं करना है। आप अपने काम की चीज फाड़ लीजिए और यहां पहुंचा लीजिए, ऑटोमेटिक आपके नोट्स बन जाएंगे। ना तो लिखना पड़ेगा, ना रिवीजन करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो मटेरियल चुन चुन के कहां पहुंच गया, आपकी फाइलों में। और पहली फाइल का नाम क्या है, यांत्रिकी, दूसरी का ऊष्मा, तीसरी का तरंग। अब आपको टॉपिक तैयार करना है, तैयारी। अब मेन चीज क्या आई, तैयारी। अब आपको यांत्रिकी तैयार करना है, तो सबसे पहले इस पूरे 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो हैं पुराने साल के आयोग के पेपर हैं। अब इसमें आप घूम चुके हो, पूरी तरीके से टहल चुके हो। अब आपको पकड़ना है यांत्रिकी। तो आप ये देखो कि एलटी ग्रेड का जो मटेरियल है उसका जो भी आपके पास एनसीईआरटी से है या बीएससी से, एमएससी से है, कैसी करके यांत्रिकी का एक ऐसा डायग्राम बनाओ सब्जेक्ट का जो जिसको शुरुआत ऐसे हो, मतलब शुरू यहां से हो, खत्म यहां हो। जैसे यांत्रिकी टॉपिक है तो उसका क्या करना है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है कि पूरे टॉपिक के अंदर के भी टॉपिक आ जाएं। जैसे मैं इतिहास में बनाता हूं, जिसने मौर्य काल कहा तो मौर्य काल का पहला राजा, दूसरा राजा, अंतिम राजा, इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनकी न्याय व्यवस्था और अंतिम उपसंहार, क्या इनका योगदान है या इनके स्मारक क्या हैं। तो ऐसे ही करके आपको एक पेज में क्या करना है, यांत्रिकी का पूरा डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में क्या करना है, फुल्ली डायग्राम होना चाहिए वो। अब उसी यांत्रिकी के आपने इसमें क्वेश्चन देख लिए 10 ईयर में, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, तो आपको यहां ये ऐड करना है कि ये क्वेश्चन अगर आया है तो इस हिस्से से आया है। मान के चलिए आपका ये है तरंग है, दोलन है, तो उसने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तरंग से, तरंगें कितनी प्रकार की होती क्या है, तो तरंग का भी तो अपना एक बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। तो उस कॉन्सेप्ट ने किससे बात कर रहा है। अब जैसे आपका रसायन आ गया, रसायन में कोई भी चीज देख लीजिए। अब इसने कह दिया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में भी 10-15 पॉइंट तो होंगे ही। तो आपको ये ट्रेस करना है कि ये क्वेश्चन आया है वो कार्बोहाइड्रेट के किस पॉइंट से आया है, और जिस पॉइंट से आया है उसको नोट कर देना है। और नोट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपकी 70% तैयारी ये क्वेश्चन पढ़ने में, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ने में, छटाई करने में, टॉपिकों का डायग्राम बनाने में। और डायग्राम क्या बनाना है, यहां भी सिलेबस ओपन है, तुम्हें टेंशन करना ही नहीं है। यहां पे क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसने अंदर का खोल दिया है, अंदर का सिलेबस जो है खोल दिया है। सिलेबस नेट पे पड़ा हुआ है, और अगर सिलेबस नेट पे ना मिले तो जो आपका एलटी ग्रेड का ये है नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन में देखो इसने पूरा सिलेबस दे रखा है। भौतिकी इकाई, यांत्रिकी इकाइयां, विमा, सदिश राशि, अदिश राशि। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से डायग्राम बनाना है पूरा। अब उसने क्वेश्चन देखा कि सदिश राशि से पूछ रहा है तो सदिश राशि में जाके पहुंचा दिया। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, सिलेबस है। इसमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस है। अगर आपको नहीं मिल रहा है मुझे बताइए, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, टॉपिक का डायग्राम और जो क्वेश्चन, तो और इन क्वेश्चनों को याद करना है। तो इस चीज से पता लगा आप बाहर आ गए।
क्वेश्चनों को याद करने से आप बाहर आ गए। अब क्या करना है कि जो मटेरियल से उसने क्वेश्चन नहीं, देखो जिस मटेरियल से उसने क्वेश्चन पूछे हैं वो तो आपका तैयार हो गया हिस्सा, जिस हिस्से से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं अब उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, उसको पढ़ना है। अगले क्वेश्चन एग्जामिनर वहीं से बनाएगा, अगर वहां से बनाएगा तो भी आप कर जाओगे, और अगर पुराने क्वेश्चन पेपरों से बनाएगा तो ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हो, पुराने क्वेश्चन पेपरों के आसपास से बनाएगा तो भी आप डिस्क्रिप्शन तैयार कर चुके हो। कहां जाएगा एग्जामिनर भाग के भाई, वो कहां जाएगा? कुल मिला के वो कहीं भी जाए आप उसको कंट्रोल में ले लोगे। कैसे ले लोगे? मान के चलो वो बेसिक कॉन्सेप्ट से बना रहा है, तब भी आपने कक्षा 9, 10, 11, 12 रेडी कर रखा है टॉपिक, आपने यूपी बोर्ड स्तर पर कंप्लीट कर रखा है, आपने बीएससी स्तर पर उस टॉपिक को कंप्लीट कर रखा है, आपने एमएससी स्तर पर कर रखा है। इसके बाद भी अगर 10 ईयर के आसपास पकड़ रहा है तो 10 ईयर आपके क्लियर है। नया कॉन्सेप्ट पकड़ रहा है, नया कॉन्सेप्ट भी आपके पास है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप पूरे सब्जेक्ट को कंट्रोल कर लोगे। और अंत में जो मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आएगा तो मॉक टेस्ट आप खुद बनाओ। खुद कैसे बनाओ? जो ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी जो लाइनें हैं जहां से क्वेश्चन नहीं आए उनके आप क्वेश्चन बना लो। और जो क्वेश्चन, इसमें भी ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन समझ में आ ही जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 100, 200, 500, 1000 भी हो सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आए। इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से करना है और बिगड़े हुए क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और इस तरीके से अंत में फिर से नया मटेरियल ये लेके आना है और इसके बाद छुपा छुपा के, ताकि उसके आंसर आपको ना दिखें, एक तरफ से ईमानदारी पे टेस्ट मारना है। लो जी, आपकी तैयारी हो गई पूरी, और पता लगा तैयारी पूरी हो गई और इस तरीके से बात बन गई। और एक चीज और आती है इसमें ऐड करने और तैयारी करने में। देखो भाई, तैयारी में यह है कि एक पढ़ने का तरीका भी होता है। तो पढ़ने का तरीका यह है कि बहुत अच्छे से आप उसको समझ के पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ने बैठते हैं तो और आपको पढ़ने में समझ में नहीं आता कैसे रीडिंग की जाए, कैसे रिफ्लेक्शन किया जाए, कैसे चिंतन किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो आप कमेंट कर दीजिए। एक वीडियो में मैं आपको ये तरीका बता दूंगा किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, कि बिना रिवीजन के वो लंबे समय तक माइंड में सेट रहे, वो आपको याद रहे और आप लंबे समय तक उसको ना भूलें।